हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, दैट इज द नेशनलिज्म इन इंडिया। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सेवरल फैक्टर्स, वेदर इट इज अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पूर्ण स्वराज, अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट मार्च, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था साइमन कमीशन आया था, जो कि ज़्यादा यहाँ पर नहीं वो हो पाया, क्योंकि इंडियंस के जो ये मतलब इंडियंस थे, जो इन्होंने स्लोगन दे दिया था, गो बैक साइमन। राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल हुई थी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्यूचर में फ्यूचर जनरेशन के लिए डिसाइड किया जाए, लेकिन कोई भी इससे सहमत नहीं था। और उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में पूर्ण स्वराज वाली पार्टी फॉर्म हो गई थी, जो कि कांग्रेस के अंडर ही फॉर्म की गई थी। Now moving on to the further topic, we will discuss about the Salt March and the Civil Disobedience Movement Part 1. तो अकॉर्डिंग टू इट क्या था सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के? महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। महात्मा गांधी को लगा कि नमक एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम पूरे नेशन को यूनाइट कर सकते हैं। और ये इसीलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि अंग्रेज सरकार जो थी, ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने नमक पे भी क्या लगा दिया था? टैक्स लगा दिया था। और नमक एक ऐसी बेसिक नेसेसिटी थी जो गरीब से लेके अमीर सबको चाहिए थे। अगर उस पर भी टैक्स लग जाता तो अमीर तो चुका देते रेवेन्यू, लेकिन गरीब कहाँ से चुकाते? इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, इसीलिए इसको नाम दिया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या यूं कह सकते हैं सॉल्ट मार्च। 31 जनवरी 1930 he sent a letter to the Viceroy Irwin stating 11 demands. इन्होंने 11 demands रखी. Some of these were general interest, others were specific demands for different classes, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, peasants, इनके हिसाब से क्या क्या डिमांड होनी चाहिए थी वो उन्होंने उस ड्राफ्ट में लिखा. The idea was to make the demands wide ranging so that all classes within the Indian society could identify with them. Everyone could be brought together in a united campaign. उन्होंने डिमांड ये सब सोच के रखी कि सबको इकट्ठा लाया जा सके, सारी सोसाइटी जितनी भी क्लासेस होती हैं सब जो है आपस में मिलजुल के उस चीज को फॉलो अप करें, एक कैंपेन का टुगेदर स्टार्ट करें. द मोस्ट स्टायरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स. और उसमें जो मेन डिमांड थी वो सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करने की थी. मैंने बोला ना, वो नमक जो एक है तो एक छोटी सी चीज, उसमें भी सरकार ने टैक्स लगा दिया था, जो कि हिंदुस्तानियों को बिल्कुल रास नहीं आया. इस वजह से इस मूवमेंट का फॉर्मेशन हुआ. Salt was something consumed by the rich and the poor alike, and it was one of the most essential items of food. मैंने बोला चाहे अमीर है या गरीब है, सॉल्ट नेसेसिटी था. The tax on salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive face of British rule. महात्मा गांधी लेटर was in a way an ultimatum. महात्मा गांधी ने जो लेटर दिया था वो एक तरीके से अल्टीमेटम था ब्रिटिशर्स के लिए. If the demands were not fulfilled by 11 March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. और उन्होंने उस लेटर में साफ मेंशन कर दिया था कि अगर हमारी डिमांड को 11 मार्च तक स्वीकृति नहीं मिली या उसको फुलफिल नहीं किया गया तो हम कैंपेन करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन. इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट. और इरविन जो है वो समझौता नहीं करना चाहते थे. सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च अकम्पेन्ड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स. उन्होंने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया. द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधीजीज आश्रम इन साबरमती टू गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ दांडी. इसीलिए इसको दांडी मार्च भी बोला जाता है, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 240 माइल्स के ये 240 माइल्स का था. स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से और कोस्टल टाउन ऑफ दांडी तक. The volunteer walked for 24 days about 10 miles a day. Volunteers जो थे वो 24 डेज तक लगातार चले, 10 मील एक दिन में चलते थे. Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. और बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुनने आते थे जहां पर भी वो कहीं पे भाषण देते थे. और उनकी एक ही डिमांड थी कि पीसफुली अपने जो है हक, अपना जो स्वराज है वो हमें चाहिए और हमें ब्रिटिशर्स को हराना है. On 6 April he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling sea water. और उन्होंने इस लॉ का जो है वो किया. उन्होंने क्या करा, जो सी वाटर होता है, बोलते हैं ना समुद्र का पानी खारा होता है, उसको बॉयल किया और सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया. दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और इसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक नई शुरुआत दी. How was this movement differ from non-cooperation movement? People were now asked only not to refuse cooperation with the British as they had in 1921-22, but also to break colonial rules. इनमें अगर डिफरेंस बताएं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो लोगों को एक आजादी थी. पहले तो सिर्फ कॉपरेट करने की आजादी थी, अब तो उन्हें कॉलोनियल रूल ब्रेक करने की भी वो थी.
परमिशन थी। Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories. और उनमें से कई लोगों ने हजारों की संख्या में जो है सॉल्ट बना के गवर्नमेंट को दिखाया। एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लोथ वॉज बॉयकॉटेड। जैसे जैसे मूवमेंट फैलती गई वैसे वैसे जो है रिवोल्ट दिखने लगा। उसका पहला वो ये था कि फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट किया गया। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, peasants refused to pay revenue and chowkidari taxes, village officials have resigned, and in many places forest people violated forest laws, going into the reserve forest to collect wood and graze cattle. कई तरीके के इसमें हमें चेंजेस देखने को मिले, लोगों ने किस तरीके से इस चीज को सपोर्ट किया और क्या क्या रूल्स उन्होंने, क्या क्या स्टेप्स उन्होंने उठाए। द दांडी मार्च, ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च गांधी जी वाज accompanied by 78 volunteers. ऑन द वे दे वर जॉइंड बाय थाउजेंड्स। हालांकि उन्होंने 78 वॉलंटियर्स के साथ स्टार्ट किया था, लेकिन चलते चलते हजारों लोग उनसे जुड़ चुके थे। अब मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस मूवमेंट पार्ट 2, यानी सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पार्ट 2। Worried by the developments, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. जैसे जैसे ये स्प्रेड होता गया, लोग अपना जो है खुद से सॉल्ट फार्म करने लग गए, फैक्ट्रीज वगैरह को वो होने लग गई, सेटअप होने लग गई। ब्रिटिशर्स जो है वो घबरा गए और उन्होंने क्या किया, एक एक करके कांग्रेस लीडर्स को जेल में डालना शुरू कर दिया। दिस लेड टू द वायलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेसेस, और इससे तो फिर वायलेंट होना ही था, वायलेंस होना ही था। 1930 अप्रैल में अब्दुल गफार खान, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested. Angry crowd demonstrated the streets of Peshawar facing armored cars and police firing. मतलब जो रिवोल्ट दिखा वो इस तरीके से दिखा, जो गुस्सा दिखा इस तरीके से दिखा। Many were killed, बहुत सारे लोग मारे गए। A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Sholapur attacked police post, municipal buildings, law courts, railway station, ऑल स्ट्रक्चर्स दैट सिंबलाइज ब्रिटिश रूल। जब गांधी जी को अरेस्ट किया तो लोगों ने जो है, जो वर्कर्स थे शोलापुर के, उन्होंने अटैक किए, पुलिस स्टेशंस पे अटैक किया, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स पे अटैक किया, लॉ कोर्ट्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए थे, जो भी मतलब ब्रिटिश रूल को उस टाइम पे सिंबलाइज करते थे उन सब पे अटैक हुए। A frightened government responded with a policy of brutal repression. Peaceful satyagrahis were attacked. Women and children were beaten. About 1 lakh people were arrested. Mahatma Gandhi once again decided to call the movement off and entered into a pact with Irwin. By this Gandhi-Irwin pact, Gandhi consented to participate in a round-table conference in London. लेकिन जब क्योंकि जब यहाँ से मतलब कि सत्याग्रहीज ने अपना वो दिखाना शुरू किया, अपना गुस्सा दिखाना शुरू किया, वायलेंस शुरू किया, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट कैसे चुप रहती, ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे चुप रहती। उन लोगों ने जगह जगह पे लोगों को जो शांति प्रिय सत्याग्रही थे उन पे मारपीट शुरू कर दी, बच्चे और औरतों को मारा, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया। तो उसके बाद गांधी जी इरविन पैक्ट साइन हुआ और गांधी जी ने जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पार्ट बनने को तैयार हुए, जो कि सेकंड राउंड होना था लंदन में, उसका वो हिस्सा बनने को तैयार हुए। द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और उसके बदले में उन्होंने अपने प्रिजनर्स मतलब जो सत्याग्रही अरेस्टेड थे उनको छोड़ने की डिमांड रखी। गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस बट द नेगोशिएशंस वर ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। उन्हें बोला तो गया था कि आप अपनी बात रखिए, क्या पता आपकी बात सुन ली जाए, जो भी मतलब उनको दी होंगी, एडवाइस दी होंगी उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि आप एक बार वहां पर अपनी बात रखें और नेगोशिएट करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो वापस जो है बड़ी ही डिसअपॉइंटमेंट के साथ वापस आए। Back in India, he discovered that government had begun a new cycle of repression. Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail. अब उन्हें वापस आने पे पता चला ये काम भी नहीं हुआ, ऊपर से उनके जो दो मेन अच्छे लीडर्स थे गफर खान और जवाहरलाल नेहरू, ये कहाँ है, जेल में है। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, बायकॉट्स। With a greater apprehension, महात्मा गांधी relaunched the civil disobedience movement. और जब देखा गांधी जी ने कि ये सब हो रहा है तो उन्होंने बहुत सोच समझ के वापस अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिलॉन्च किया। For over a year the movement continued, but in 1934 it lost its momentum. बहुत सालों तक ये मूवमेंट चली, लेकिन 1934 में इसने अपना मोमेंटम खो दिया। पुलिस क्रैकडाउन ऑन सत्याग्रहीज इन 1930. How participants saw the movement, और जो participants थे उन्होंने movement को कैसे देखा। Let us now look at the different social groups that participated in the civil disobedience movement. Why did they join the movement? या what were their ideas? What did Swaraj mean to them?
In the countryside, rich peasant communities like the Patiras of Gujarat, Jats of Uttar Pradesh, they joined. They were in active movement. Being producers of commercial crops, they were very hard hit by trade depression and falling प्राइसेस, क्योंकि वो क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा मतलब वो डिपेंडेंट थे. उनका वो जो है क्लैश किस चीज में हुआ, क्रॉप्स का जो कंजम्पशन था या प्राइस था वो फॉल हुआ. एज देयर कैश इनकम डिसअपियर, दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड, और इस वजह से वो अपना टैक्स भरने में असमर्थ थे. एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू द वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट, और गवर्नमेंट ने जो है रेवेन्यू कम करने की बात नहीं मानी, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी इन चीजों से जुड़ते चले गए. These rich peasants became enthusiastic supporters of civil disobedience movement. मैंने कहा ना, जब इनका खुद पे मतलब जब इनको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो they became very active in the civil disobedience movement. They organized their communities and at the times forced reluctant members to participate in boycott programs. For them, the fight of Swaraj was just struggle against high revenue. उनके लिए स्वराज का मतलब था सिर्फ हाई टैक्स को मतलब खत्म करना. But they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. लेकिन उन्हें बड़ा दुख हुआ जब 1931 में मूवमेंट फिर बंद हो गई और उनका कोई मतलब उनके लिए कोई समाधान नहीं निकल पाया. So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. फिर 1932 में जब स्टार्ट हुई दोबारा, तो कई लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया. The poorer peasantry were not just interested in lowering the revenue demand. Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords. उसमें सिर्फ वही नहीं थे जो बहुत बड़ा प्रोडक्शन करते थे, उनमें से कई तो ऐसे टेनेंट्स थे जो कि दूसरों की लैंड में जाके काम करते थे. As the depression continued and cash incomes dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent. They wanted to unpaid rent to the landlord to be remitted. वो चाहते थे कि जिस लैंड पे वो काम कर रहे हैं वो उसका किराया ना भरें. क्यों? क्योंकि इतना नहीं हो पा रहा था उनके लिए पॉसिबल. So they joined a variety of radical movements, often led by socialists and communists. Apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords, the Congress was unwilling to support no-rent campaigns in most places. लेकिन यहाँ पर भी जो है काम एक तरीके से सीधी तरीके से नहीं हुआ. So the relationship between the poor peasants and the Congress remained uncertain. क्यों? क्योंकि वो नो रेंट वाली कांग्रेस जो थी वो नो रेंट कैंपेन को बहुत सारी प्लेसेस पे सपोर्ट नहीं कर रही थी. तो जो इनके बीच में पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो अनसर्टेन हो गई. सो आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट पार्ट 2.